Hello dear students, welcome back to the Elegant classes for your next level of CUET preparation. So I am Kamal Daima here to teach you CUET as well as 12th board examination economics. Okay. So आप लोग ये सोच रहे होंगे कि what is the next level CUET preparation, right? नेक्स्ट लेवल सीयूईटी प्रिपरेशन मीन्स ऐसे प्रिपरेशन जिसमें आपका सीयूईटी के लिए कुछ भी छूट ना पाए। ठीक है, एक ही वीडियो में आप आपका स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं जो आपको चैप्टर्स में सिखाया जा रहा है और उसमें आप आपके एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज इस तरीके से कवर किए जा रहे हैं कि आपका एक लाइन भी मिस ना हो। अगर आप आपके एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लेते हैं ओनली फॉर जस्ट वंस, फिर भी आपके सारे कंसेप्ट तो क्लियर होने ही होने और किस कंसेप्ट पे से क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियोस ऐसे है कि वो आपके पैराग्राफ पे क्वेश्चन बना रहा है, ना कि आपको चैप्टर में से टॉप 50 क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प आपको बहुत ज्यादा होगी इस वीडियो में। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी ताकि आप आपकी हर एक कंसेप्ट रिवाइज कर पाएंगे और उस कंसेप्ट पे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, हम आज 12th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, सो वेलकम ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आपके 12th का उसमें से कवर किया है। लेकिन क्यों मैंने उसमें से कवर किया है, ताकि आप आपका समय वो चैप्टर पे वेस्ट ना करें और इधर से ही वो एमसीक्यूज देख ले जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर कौन है, एडम स्मिथ, जॉन केन्स या बोथ या एक भी नहीं। तो आप इसका जवाब मुझे दीजिए, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। राइट, द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ये क्या है, फाउंडिंग फादर है इकोनॉमिक्स के। ओके, अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा जिसमें हमने ये देखा था कि किसकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल की। ठीक है, हमेशा किसकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल यूनिट्स की। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एग्रीगेट यूनिट्स की। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज एग्रीगेट यूनिट्स। ओके फाइन, अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइजेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड। जब किसी चीज के प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। आपने सुना होगा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या कहते हैं, महंगाई को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। ओके, व्हाट इट कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये टर्म है और ये टर्म आपको पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया है। ओके फाइन, सो अभी हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इन रिलेशन टू डिस्टिंक्ट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है डिस्टिंक्ट सेक्टर को देखते हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिर्फ एक ही कंज्यूमर का इंटरेक्शन। राइवरली बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बीच में क्या झगड़ा है या फिर इकोनॉमिक ट्रेड के रिलेटेड में क्या रिलेशन है ये देखता है। या फिर इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो इंटरडिपेंडेंस है और उनके रिलेशनशिप है ये देखता है। या फिर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो देखिए जो फर्स्ट ए ऑप्शन है और जो लास्ट डी ऑप्शन है ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। राइट, कंज्यूमर प्रेफरेंस की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, एज वेल एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में भी स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। और डिफरेंट कंट्रीज की राइवरली देखने के लिए तो इंटरनेशनल रिलेशन है ही, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। राइट, सो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमी में जो अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर, इन सब के बारे में ये क्या करता है, इन सब की रिलेशनशिप और ये एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर है इसकी पढ़ाई कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, समझ रहे हो। ओके,
अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स? अभी इसका मतलब मुझे आप बताइए, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है. ठीक है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ, फिर आप मुझे आंसर दीजिएगा. ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स मतलब ऐसे लोग जो इकोनॉमी के बारे में सारे डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, ऐसे लोग जो इकोनॉमिक्स के बारे में सारे डिसीजन लेते हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट. ओके, सो अभी ऑप्शन में रीड करती हूँ आपके लिए. दोज हु टेक द पॉलिटिकल डिसीजन, ऐसे लोग जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं. दोज हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन, ऐसे लोग जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं. दोज हु टेक सोशल डिसीजन एंड ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. अभी देखिए, कंसेप्ट इकोनॉमिक एजेंट्स मैंने आपको पढ़ाई, उसके बाद इसका जवाब कितना इजी था निकालने के लिए, राइट? तो आपको हमेशा इस बात पर फोकस करना है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है जो चैप्टर में है वो सारे अच्छे से कवर होने चाहिए. ठीक है, और उसके बाद जो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए. मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि इजी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए फ्रूट्स है एग्जाम में. ठीक है, वो फल है आपकी पढ़ाई का. तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं जाने देने हैं. वही आपकी रैंक डिसाइड करेगी और वही आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाएगी. ठीक है, सो अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अलाउ मी अ मिनट. ओके, तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नेशनल इनकम का. ओके, सो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. दिस वर्क इज डन बाय हुम. ये जो वर्क है ये किसने किया है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन जो नाम है इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट? सो प्लीज टेल मी, ये काम किसका है, किसने ये काम किया है, बताइए. ओके, सो ये काम है स्मिथ का, एडम स्मिथ. ठीक है, एडम स्मिथ ने ये काम किया है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. ऐसे क्वेश्चंस आपको मार्क करके रखने हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है नेशनल इनकम. ओके, लेकिन ये बेसिक टर्म्स उसमें भी दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं. अभी व्हाट इज द फाइनल गुड? ठीक है, तो पहले आप फाइनल गुड क्या होते हैं ये समझ लीजिए. ठीक है, व्हाट इज द फाइनल गुड? देखिए, अभी जब आप आपके एग्जाम है, ठीक है, और आपको एग्जाम में ड्राइंग करने के लिए पेंसिल चाहिए. आप शॉप पर गए और आप पेंसिल लेके आए. ठीक है, आप पेंसिल घर पे लेके आए. तो आप जब वो पेंसिल घर पर लेकर आते हो तब उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हो, उसमें लीड डालते हो. जो ऑलरेडी नटराज की पेंसिल आती है जिसमें ऑलरेडी लीड डाली हुई होती है, क्या आप उसको खोलते हो, उसमें लीड डालते हो, फिर उसको शार्प करते हो? ये सारी प्रोसेस आप घर पे करते हो? नहीं, ये ऑलरेडी फैक्ट्री में होकर आती है, राइट? ये ऑलरेडी फैक्ट्री में होकर आती है. तो ऐसी चीजें जो ऑलरेडी तैयार है, जो ऑलरेडी यूज के लिए फाइनल हो चुकी है, उन्हें कहते हैं फाइनल गुड्स. ठीक है, समझ में आई आपको चीज? तो फाइनल गुड मतलब क्या? ऐसी चीजें जो ऑलरेडी प्रोडक्शन फेज को कंप्लीट कर चुकी है. ठीक है, ऑलरेडी प्रोडक्शन फेज को कंप्लीट कर चुकी है और उसको आप लेकर आने के बाद आपको उसमें कोई अलग से प्रोडक्शन नहीं करना है. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइनल गुड. अभी आप मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, टी लीव्स. आप टी लीव्स घर पे लाते हैं. ठीक है, टाटा टी. ठीक है, ये आप घर पे लेकर आते हो. ये घर पे लेने के आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हो? क्या आप टाटा टी को डायरेक्टली आपके मुंह में डाल लेते हो और इसी पे आपकी चाय बन जाती है क्या? नहीं, आप उसको क्या करते हो? आप उसको दूध में डालते हो, उसको उबालते हो और उसके बाद उसकी चाय पीते हो, राइट? कॉफी के बारे में भी सेम है. ठीक है, नेस्कैफे की कॉफी आप घर पे लाओगे तो उसे आप दूध में डालोगे, उसे उबालोगे. ठीक है, और फिर उसे कंज्यूम करोगे. लेकिन कुकिंग या फिर किचन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती. ठीक है, इसीलिए इसे भी हम क्या कंसिडर करते हैं? फाइनल गुड कंसिडर करते हैं. भले ही हम घर पर लाने के बाद उस पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन ये किस में आएगा? ये फाइनल गुड में ही इंक्लूड होता है. ओके, समझ गए आप? सो अभी मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. सो द गुड विच इज नॉट गोइंग बाय एनी कंजम्पशन फेज. ठीक है, ऐसा गुड जो किसी कंजम्पशन फेज से नहीं जा रहा है. कंजम्पशन फेज मतलब जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन फेज से नहीं जा रहा है. तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि जो गुड फाइनल गुड जो हम घर में लाते हैं उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम ही करने वाले हैं. तो कंजम्पशन फेज से ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता. सो ये ऑप्शन क्या है? गलत है. ऑप्शन बी, द गुड विच इज नॉट गोइंग बाय एनी प्रोडक्शन फेज.
ऐसा गुड जो किसी प्रोडक्शन फेज से नहीं जाने वाला है, ठीक है, हम घर पे लाकर उस पर कोई अलग से प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, ऐसे गुड को क्या कहते हैं, फाइनल गुड कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब समझ में आ गया कि फाइनल गुड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, कोई भी पेन या पेंसिल आप घर पर लाते हो, ठीक है, तो उस पर आप कोई प्रोसेस नहीं करते, ठीक है, कोई भी पेन या पेंसिल आप घर पर लेकर आते हो तो उस पर आप अलग से कोई प्रोसेस नहीं करते कि वो चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप ऐसा करते हो कि पेन को खोलते हो, फिर उसमें इंक भरते हो, या फिर उसका प्लास्टिक जो होता है ऊपर का पेन का, उससे आप घर पर तैयार करते हो, ऐसा आपने कभी किया है? नहीं। तो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्शन फेज नहीं होती जिस उसे आप खरीदने के बाद, ठीक है। तो ऐसे गुड को कहते हैं फाइनल गुड, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फाइनल, कि ये कंप्लीट हो चुका है, ये फाइनल है। ओके, ठीक है, समझ रहे हो। सो अभी हम देखते हैं, हमारा एक और एग्जांपल देती हूँ मजेदार आपको इसके लिए। क्रिकेट का फाइनल मैच है, तो उसे फाइनल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मैच होने के बाद आपको और कोई मैच नहीं खेलना है, ठीक है, मतलब आपको तो देखना है, उनको खेलना है, राइट। तो वो मैच होने के बाद आप कोई भी मैच नहीं देखेंगे और प्लेयर्स कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, इसीलिए किसी भी चीज का फाइनल जो होता है उसे फाइनल मैच, फाइनल क्वालिफायर ऐसा कहते हैं, राइट, ठीक है। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड, ठीक है, कंजम्पशन गुड या फिर कंज्यूमर गुड को क्या कहते हैं। अभी देखिए, फाइनल गुड्स जो है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड, और दूसरा क्या होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड एंड कंजम्पशन गुड, और दूसरा प्रोडक्शन गुड, ठीक है, प्रोडक्शन गुड। ये बस इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। सो फाइनल गुड्स 2 टाइप्स के, कंज्यूमर गुड एंड प्रोडक्शन गुड, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड मतलब ऐसे गुड जो मैंने अभी आपको एग्जैक्टली बताया कि हम उसे घर पर लाकर डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, हम उसे घर पर लाकर डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड। एंड प्रोडक्शन गुड मतलब ऐसे गुड जो ऐसे फाइनल गुड्स है जो हम लाते हैं और उसको किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन गुड्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। तो ऐसी चीज जो हम घर पर लाते हैं या फिर हमारे फैक्ट्री में लेकर आते हैं और उसे किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन गुड्स। मतलब ये किसी और चीज के लिए क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल हो रहा है, ठीक है, इन शॉर्ट किसी और चीज का क्या बन रहा है, रॉ मटेरियल बन रहा है। ओके, सो व्हाट इज अ कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड, ठीक है, कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड दोनों भी एक ही है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो एग्जैक्टली है क्या। विच वॉज डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर इसे डायरेक्टली यूज करता है, या फिर विच वॉज यूज आफ्टर सम प्रोसेस। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि कंज्यूमर गुड या फिर कंजम्पशन गुड पर कोई प्रोसेस नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। ओके, अभी आपने कंसेप्ट भी पढ़ ली और उसी के साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is, they are also final goods yet they are not final goods to be ultimately consumed, ठीक है। अब समझिए, ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी फाइनल गुड्स है, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं आपको कि ये ऑलरेडी फाइनल गुड्स है लेकिन फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उसे अल्टीमेटली कंज्यूम नहीं कर सकते, हम उसे यूज नहीं कर सकते हम उसका, ठीक है, इसलिए ये क्या है, फाइनल गुड्स है लेकिन फिर भी फाइनल गुड्स नहीं है, ताकि हम उसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फाइनल गुड्स तो ये है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा है कि डायरेक्टली फाइनल गुड्स नहीं है, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया, राइट। कंज्यूमर गुड्स एक ऐसे गुड होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज कैपिटल गुड, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले प्रोडक्शन गुड बताया, आई एम सो सॉरी, इट्स कंज्यूमर गुड एज वेल एज कैपिटल गुड, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको पहले प्रोडक्शन गुड का एक्सप्लेनेशन किया था वो कैपिटल गुड है, ठीक है। तो ये ऐसे गुड होते हैं जो फाइनल तो होते हैं लेकिन उस पर कुछ प्रोसेस होना बाकी होती है, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होना उस पर बाकी होती है, इसे कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट फाइनल गुड्स टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम। तो इसका ये क्या हो गया, ये हो गए कैपिटल गुड्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है।
सपोज आपने कभी शुगर केन देखा है, गन्ना, गन्ना सबको पता होगा, राइट। तो हम लोग गन्ने को घर पर लाते हैं तो डायरेक्टली उसको चाय में डाल देते हैं क्या? शुगर केन से शुगर बनती है ये हमें पता है, लेकिन शुगर केन हम घर पर लाकर उसे डायरेक्टली चाय में डाल सकते हैं क्या? नहीं। तो शुगर केन ये क्या हो गया? इट्स अ कैपिटल गुड। हम उसे लाएंगे या फिर उसे कोई फर्म ले जाएगी और उस पर प्रोसेस करेगी, और वो प्रोसेस होने के बाद वो शुगर में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। वो शुगर में या फिर जैगरी में ट्रांसफॉर्म होता है। शुगर केन से ही जैगरी बनती है, राइट। तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जो पूरी एक गुड पर होती है, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है। जो फाइनल गुड्स तो है, लेकिन हम उसे अल्टीमेटली कंज्यूम नहीं कर सकते, उस पर कुछ प्रोसेस होना बची है, ठीक है। उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स। ओके, फाइन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is, they also undergo wear and tear with gradual use and often need repairs and replacement parts like machines. They also need to be preserved, maintained and renewed. What it is? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, राइट। लेकिन वो पता है आपको क्या करते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो लेंदी करके देते हैं जिनके आंसर्स बहुत आसान होते हैं, और आप वो क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हो, ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है हम लोगों के साथ, ठीक है। हम बड़ा क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, लेकिन हमको एक्चुअली रीजन पता ही नहीं होता कि किस क्वेश्चन को इतना बड़ा किया ही क्यों गया है, ठीक है। क्वेश्चन को इतना बड़ा इसलिए किया जाता है ताकि आप उसे देखकर डर जाए, लेकिन उसका आंसर जो है वो बहुत इजी और आसान हो, ठीक है। सेम विद दिस थिंग, ओके। ये क्वेश्चन इतना दिख रहा है ना आपको बड़ा, उतना बड़ा वो एक्चुअली है नहीं, ये बहुत आसान है, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से आपके लिए इसे रीड करती हूँ। दे ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टियर, ठीक है। किसी चीज को हम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या हो जाती है? वो चीज क्या होती है? वो चीज खराब हो जाती है, ठीक है। वो चीज क्या होती है? खराब हो जाती है। उसे हमें रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, या फिर उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मोबाइल फोन, ठीक है। हमारे मोबाइल फोन के होते हैं, एक प्रोसेस के साथ जाते हैं, ग्रेजुअल यूज के बाद वो वियर एंड टियर करते हैं, मतलब वो खराब हो जाते हैं। एंड ऑफन नीड रिपेयर्स, ठीक है। एक बार आपके मोबाइल का डिस्प्ले चला गया तो आप क्या करेंगे कि ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ और उसे रिपेयर ही करा लेता हूँ, ठीक है। आप जाएंगे उसे रिपेयर करा के लाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर से उसका डिस्प्ले चला गया तो आप क्या करेंगे? आप ऑफकोर्स अनदर ऑप्शन चूज करेंगे कि हम मैं इसे क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम उसके कुछ पार्ट्स को रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर डायरेक्टली उस चीज को रिप्लेस करते हैं, लाइक मशीन्स। दे ऑल्सो नीड टू बी प्रिजर्व, मेंटेन एंड रिन्यू, ठीक है। जैसे मशीन जिन्हें हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस देखना पड़ता है। आप किसी फैक्ट्री में जाओ, आपको वहां पर दो लेबर्स तो दिखेंगे, लेकिन दो लोग अलग से होते हैं। वो लोग किस लिए होते हैं? वो मेंटेनेंस के लिए होते हैं। अगर छोटी फर्म है तो वहां पर एक लोग होंगे, बड़ी फर्म है तो वहां दो लोग होंगे, जिनका पूरा काम क्या होता है? मेंटेनेंस का काम होता है। मतलब मशीन का कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा पार्ट खराब है, फिर वो जाकर इन्फॉर्म करते हैं अपने जो वहां का एंटरप्रेन्योर है उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनके बॉस को इन्फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं? फिर मशीन के पार्ट वाले को कॉल करते हैं कि भाई साहब अभी अभी हमें ये पार्ट्स चाहिए, मैं आदमी भेज रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स मुझे अभी आप भेज दो, ठीक है, क्योंकि मेरे मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है। तो हम इन्हें प्रिजर्व करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उन्हें रिन्यू करवाते हैं। ये सारी चीजें हम जो करते हैं, इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है? तो इसे एग्जैक्टली बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है। ये कौन सी चीजें होती है? ड्यूरेबल चीजें होती है, जो लॉन्ग टाइम तक तो चलती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलती है, लेकिन हमें उसे बहुत बार रिप्लेस करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल योर टीवी, योर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आपका फ्रिज, ये भी तो इसी में आता है, राइट। आपकी टीवी, आपका फ्रिज, ये सारी चीजें क्या होती है? इसी में आती है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल तो है, ये लॉन्ग टर्म चलती है, लेकिन उसे रिपेयर करने की जरूरत भी हमें होती है, ठीक है। डिड यू गेट दिस? इजी है, राइट। सो अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब आप लोग समझ गए, राइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सच गुड्स मे बी यूज बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज मटेरियल इनपुट, विच आर दे, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो दूसरे इंसान को मटेरियल इनपुट्स बोलकर भी हेल्प करते हैं। दूसरे प्रोड्यूसर्स को किस लिए हेल्प करते हैं? मटेरियल इनपुट्स बोलकर भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे गुड को क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स तो नहीं कहा जाता, ठीक है। कैपिटल गुड्स भी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका आंसर है इंटरमीडिएट ग्रुप,
गुड्स, ठीक है। ये ऐसे गुड्स है जो आधे में से छूट जाते हैं और उसे फिर से बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मटेरियल इनपुट बोलकर यूज होते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको इसका जवाब रॉ मटेरियल की तरह दे सकती हूँ, ठीक है। हमने सपोज यू आर अ ओनर ऑफ रोप इंडस्ट्री, आपकी ना डोरी का कारखाना है। अब आपको मैं एक नई टर्म समझाती हूँ, ठीक है। रोप इंडस्ट्री में आप जब जाते हो तो आपको ना रॉ मटेरियल दिखता है, ऐसे बारीक बारीक से कॉटन के थ्रेड होते हैं, उसे हम मशीन में डालकर उसकी मोटी सी डोरी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से थ्रेड मिलकर एक मोटी डोरी बनती है, लेकिन वो जो थोड़े थ्रेड होते हैं ना, वो कॉटन से बनते हैं, ठीक है। वो किससे बनते हैं, कॉटन से बन रहे हैं। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। जो मटेरियल इनपुट प्रोड्यूसर्स को चाहिए, ऐसे गुड्स को कहते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स इज इजी, राइट। ये आसान था और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? What serves as the common measuring rod for quantifying the total final good and services produced in an economy? ठीक है, ऐसा कौन सा कॉमन मेजरिंग रॉड है जो काउंट करता है फाइनल गुड सर्विसेज इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। कोई तो कॉमन रॉड चाहिए ना हमें, जिससे हमें पता चले, ठीक है। सपोज मैंने ना, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं ना चूड़िया बनाती हूँ, बैंगल्स पता है ना, ठीक है। मैं ना बैंगल्स बनाती हूँ। आप लोग लाख जानते हैं, लाख के बैंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। लाख एक ना वेजिटेबल का टाइप होता है, आप छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा, ये हुआ है हमें क्लासेस में, ठीक है। तो लाख एक ना झाड़ से बनता है और उसकी बैंगल्स बनते हैं, और ये बहुत यूनिक बैंगल्स होते हैं, सब तरफ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं ना एक लाख बैंगल्स में लाख की चूड़िया बनाने वाला एक प्रोड्यूसर हूँ या फिर एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना दिन में 30 चूड़िया बनाई, ठीक है। मैंने दिन में कितनी चूड़िया बनाई, 30 चूड़िया बनाई, ठीक है। लेकिन हम हर बार ऐसे 30 चूड़ी या फिर 20 चूड़ी, ये तो हमारे इसमें काउंट नहीं कर सकते नेशनल इनकम में, तो हम इनका वेट काउंट कर लेते, ठीक है। तो आज मैंने 30 बनाई, किसी और ने बनाई होगी 20, किसी और ने किसने बनाए होंगे, ठीक है। तो हम सबका वेट काउंट कर लेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक दिन में इतने वेट के बैंगल्स बनाए, लेकिन एग्जैक्टली कितने बने, कितने रुपए के बने, ये कैसे पता चलेगा? तो हम उसका वॉल्यूम काउंट कर ले? नहीं, हमें क्या काउंट करना है, मनी, ठीक है। तो कॉमन मेजरिंग रॉड क्या है इकोनॉमी में, कॉमन मेजरिंग रॉड है इकोनॉमी में मनी। हम 30 चूड़ी के हिसाब से, अगर एक चूड़ी 100 रुपए की है तो मैंने कितनी चूड़ी बनाई है, 30, ठीक है। तो एक चूड़ी अगर 100 रुपए की है तो 30 चूड़ी के कितने होंगे बताइए, 300 रुपए, ठीक है। सही बोल रही हूँ मैं, 300 होते हैं? नहीं, 3000 रुपए, ठीक है। कितने होंगे, 3000 रुपए, ठीक है। तो मेरी इनकम या फिर पूरी नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं तो हम वो मनी की हेल्प से काउंट करेंगे। तो मेरा एक दिन का प्रोडक्शन 3000 रुपए का है, ऐसे काउंट होगा, ना कि 30 चूड़िया, ना कि उसकी वैल्यूम, ना ही लेंथ, ना ही वेट, ठीक है। समझ रहे हो आप? इट्स टू इजी, राइट। ये आसान है और आपको आसान भी लग रहा होगा, ये चैप्टर इजी है ना। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपको अभी इजी लग रहे हैं, लेकिन आपको इसका प्रॉफिट पता चल रहा है क्या है? एक तो आपको क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, और साथ में इसका अच्छा फायदा क्या हो रहा है, साथ में इसका फायदा ये हो रहा है कि आपको ना कंसेप्ट रिवाइज करने मिल रही है। एक कंसेप्ट हो रही है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो रहा है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर विद एमसीक्यू रिवाइज हो रहा है। तो आपका समय कितना बच रहा है यहाँ पर, आप ये सोचिए, राइट। आपका समय यहाँ पर बहुत सेव होता है। तो यही चीज आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उन्हें, उनका भी तो समय सेव होना चाहिए, राइट। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ओके फाइन। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, डैश आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कौन सी चीज ऐसी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे डिफाइन होती है? तो बताइए कौन सी चीज ऐसी है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन होती है? इसका आपको ना मीनिंग समझना होगा, मैं आपको इसका एक बार मीनिंग समझा देती हूँ, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफाइन होता है, ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्लोज ऐसे होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्लेन किए जाते हैं। और स्टॉक क्या होते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अभी जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी। हाँ, तो अभी करेक्ट इस टाइम पर कितने क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के डिस्कस हुए? वो हो गए 13 क्वेश्चंस,
और 6 मंथ्स में, आने वाले 6 मंथ्स में आपके एग्जाम तक आपके कितने क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं, वो आ गया फ्लोज में। ठीक है, इट्स वेरी इजी, राइट? आपको समझ में आ गया? ओके फाइन। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट? टोटल आउटपुट क्या है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट? ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं। सो व्हाट इज द टोटल आउटपुट? टोटल आउटपुट क्या होता है? ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज बनती है ना, उसकी टोटल सम ऑफ वैल्यू, इसे कहते हैं टोटल आउटपुट। तो ये सही नहीं है। टोटल आउटपुट मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी सम, उनकी वैल्यू की सम। ठीक है, अब मुझे आप बताइए मैम, सिर्फ फाइनल गुड्स ही क्यों काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों काउंट नहीं होते? अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रोप अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये हम फाइनल गुड में काउंट करेंगे। ठीक है, मुझे एक रोप बनाने के लिए रॉ मटेरियल 80 में आ रहा है और फिर मेरी पूरी क्रिएशन जाकर वो 100 में क्रिएट हो रही है, तो ये जो 80 रुपीज है ये मैंने ऑलरेडी इस 100 में काउंट कर ली, राइट? मैंने ऑलरेडी इसे 100 में काउंट किया है, तो ये डबल काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, किसी चीज की डबल काउंटिंग हो सकती है, इसीलिए टोटल आउटपुट में हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, समझ रहे हो? इट्स वेरी इजी, राइट? सो आप अभी एक नई कंसेप्ट सीखिए, वो क्या है, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब, गुड्स मतलब पेन, पेंसिल, इरेजर, आपके लिए बता रही हूँ। ठीक है, गुड डे बिस्किट्स, ये सारे क्या है, ये सारे गुड्स हैं। सर्विसेज मीन्स, व्हाट इज मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज मीन्स जो अभी मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी फाइनल टीचिंग है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज भी इसमें काउंट होती है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो आप लोग? इट्स वेरी इजी, राइट? ओके फाइन। सो अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। तो ये सब चीजें पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर देती हूँ, ये पूरा टॉपिक समझा देती हूँ। ठीक है, अगर ड्राइंग बुरी लगे ना तो मुझे माफ कर देना, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। ठीक है, सो फॉर्म, देखा मैंने कहा था ना ड्राइंग अच्छी नहीं है, इससे मैंने बड़ा बनना चाहिए था। हाउस होल्ड, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, एक बार मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओके, पार्डन टू माई ड्राइंग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे ऐसी ही ड्राइंग आती है। ओके, सो ये है फर्म। ठीक है, फर्म मीन्स फैक्ट्री। तो फैक्ट्री क्या कर रही है, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग जो घर में रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उन्हें क्या प्रोवाइड कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके बदले में हाउस होल्ड उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड उन्हें इसके बदले में क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पेंडिंग। हम खर्च कर रहे हैं ना, स्पेंड कर रहे हैं चीजें लेने के लिए, तो हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड उन्हें फैक्टर सर्विसेज भी दे रहा है। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीजें हम उन्हें प्रोवाइड कर रही है, फैक्टर सर्विसेज। तो उसके बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, मतलब हमें हर एक चीज का पैसा मिलता है। लैंड के हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर का हमें क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। ठीक है,
लेबर के हमें वेजेस मिलेंगे, उसके बाद एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा और कैपिटल का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैपिटल का हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ये बहुत डिस्टर्ब हो गया ना, मैं आपको ना फिर से एक बार डायग्राम निकाल के बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या है। सॉरी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट होने की वजह से। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मैं आपको फिर से एक बार सिंपल तरीके में समझा दूंगी। अलाउ मी अ मिनट फॉर दैट। ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। सो देखिए, फर्म से हमें क्या मिल रहा है, फर्म से हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, उसके बदले में हम देखिए हम स्पेंडिंग करके ही लेंगे। ठीक है, किसी भी हमारी पहचान की फर्म भी होगी तो हम उन्हें पैसे देके ही लेते हैं ना कोई भी चीज। ठीक है, तो हम उन्हें स्पेंडिंग कर रहे हैं और वो हमें उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम उन्हें फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो उसके बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, हमें वो उस रूप में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो लैंड का रेंट आएगा। ठीक है, लैंड अगर हम किसी को देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, रेंट मिलेगा। ठीक है, कैपिटल हम अगर किसी केस में हम कैपिटल दे रहे हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम देते हैं तो हमें उसका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और लेबर अगर हम किसी के फैक्ट्री के बनते हैं तो हमें उसके बदले में वेजेस मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। इसमें ना कोई गवर्नमेंट का रोल प्ले नहीं किया है। हमने इस पूरे एक्टिविटी में कभी किसी को टैक्स पे किया है क्या, नहीं किया है। हमने टैक्स पे नहीं किया है। ठीक है, हमने कोई लोन नहीं लिया है, तो इसमें बैंक नहीं आ रही है, इसमें गवर्नमेंट नहीं आ रही है। ये बहुत सिंपल इकोनॉमी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं इस पे कि आपको इतना तो समझ में आ गया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, नीचे दिए गए मैच द पेयर में से कौन से करेक्टली मैच होते हैं। तो लेबर को हमने देखा कि लेबर को क्या मिल रहा है, वेज मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये सही है, कैपिटल को इंटरेस्ट ही मिल रहा है, हमने देखा, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप को वेज मिलता है क्या, नहीं, उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ऑप्शन ए रॉन्ग। लैंड पर हमें रेंट मिल रहा है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है क्या, तो ये गलत है। ऑप्शन ए एंड सी सही है, नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी एंड डी सही है क्या, देखिए कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है और लैंड के इसमें हमें रेंट मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं आप, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी आप समझ गए और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एग्रीगेट कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। अभी मैंने आपको दिखाया एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब सब कुछ कंज्यूम कर रहे, कुछ छोड़ रहे हैं क्या, नहीं। एग्रीगेट कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू एग्रीगेट डैश ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म इन द इकोनॉमी। ठीक है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड एग्रीगेट मतलब सारा का सारा इकट्ठा हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये किसके इक्वल टू होगा, ये किसके इक्वल टू होगा, सेल्स के इक्वल टू होगा, एक्सपेंडिचर या इनकम, ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि हमने सारा कुछ खरीद लिया है, सारा कंजम्पशन हमने कर लिया है हाउस होल्ड ने फर्म के पास से। ठीक है, तो हम उन पर एक्सपेंडिचर भी तो कर रहे हैं, राइट, तो वो भी कैसे होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जितना अमाउंट का हम खरीदी करेंगे उतने अमाउंट का ही एक्सपेंडिचर देंगे, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। ओके, सो एग्रीगेट कंजम्पशन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी इज इक्वल। ओके, समझ रहे हो, ये इक्वल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसके चांसेस है कि ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया है ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर पेमेंट, हमने अभी देखा ना, राइट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में फैक्टर पेमेंट मीन्स, पहले तो मुझे आप बताइए फैक्टर्स कौन से है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। ये क्या हो गया, फैक्टर्स। ठीक है, और हम इनको कुछ दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वेज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, राइट। तो पेमेंट गिवन और remunerations given earned by four factors of production, it is known as factor
पेमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट मतलब हम ये जो 4 चीजें प्रोडक्शन में दे रहे हैं, हम जो 4 चीजें प्रोडक्शन में दे रहे हैं, उसके बदले में हमें जो पेमेंट मिलती है उसे क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। ओके, समझ गए हो? इजी है, राइट? इट्स टू इजी ना? ओके फाइन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और किस बेस से देखते हैं, चलिए। The values of goods and services produced by a country during a financial year is called as। ठीक है, टोटल आउटपुट का हमने क्या देखा था? टोटल आउटपुट में हमने क्या देखा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज था और किसी कोई फाइनेंशियल ईयर का हमने क्या देखा, कोई फाइनेंशियल ईयर का उसमें जिक्र नहीं था। तो अब इसका आंसर क्या है? द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो नेशनल इनकम मतलब क्या कि एक साल में आपके देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू, उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ओके, इट्स टू इजी, राइट? ये आसान है, समझ में आ रहा है ना आपको? इट्स इजी। ओके, सो नेशनल इनकम मीन्स साल भर में, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसकी ना काउंटिंग होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मतलब किसी एक स्पेसिफिक डेट से आगे के स्पेसिफिक डेट तक जो सारी एक्टिविटीज होती है उन्हें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसी के बेस पर काउंट किया जाता है। तो साल भर में किसने कितना टैक्स भरा है ये भी उस फाइनेंशियल ईयर के बाद कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो साल भर में फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू को किसी एक कंट्री की हेल्प से, उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ओके, इट्स टू इजी, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस जो है जो आपकी गलत जाने ही नहीं चाहिए, उसे आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल मतलब क्या? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल? देखिए, अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, एक एक्चुअल इकोनॉमिक का डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन, उनके सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को साथ में लेते हुए, ये है क्या? नहीं, हमने अभी देखा कि वो बहुत सिंपल तरीके से हमें समझाते हैं, राइट? अ सिंप्लीफाइड स्टोरी डिस्क्राइबिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी हाईलाइटिंग एसेंशियल फीचर, राइट? दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने अभी देखा कि हमने एक फर्म, एक हाउस होल्ड को लिया और सब कुछ उसी की हेल्प से हमने समझा। एक सिंप्लीफाइड क्या थी, स्टोरी ही थी आपके लिए, राइट? दिस इज अ सिंप्लीफाइड स्टोरी, ये एक स्टोरी थी आपके लिए। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल मतलब अ सिंप्लीफाइड स्टोरी डिस्क्राइबिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी हाईलाइटिंग एसेंशियल फीचर्स। मुझे बताइए, किस लोगों को ये क्वेश्चंस देखकर डर लगा? बहुत लोगों को डर लगा होगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े, राइट? जहां पर ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े होते हैं या फिर क्वेश्चन खुद बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है ना, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है और ये हम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, और हम ये पहले ही समझ लेते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन हम पढ़ने के बाद भी हमें वो समझ में नहीं आता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको आज 2 एग्जाम्पल दिए, एक में क्वेश्चन बहुत बड़ा लिया था और ऑप्शन छोटे छोटे थे, और एक में मैंने क्वेश्चन छोटा लिया और ऑप्शन को बड़ा बड़ा किया है। ठीक है, तो मैंने ये क्यों किया है कि आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस एक्चुअली जितने हार्ड दिखते हैं ना उतने हार्ड होते नहीं है, ये बहुत ही इजी होते हैं, राइट? अभी हमने देखा और पहले भी हमने देखा था कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? मेजरिंग द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट विल बी कॉल्ड। ठीक है, अभी ये ना मेथड्स है, ये मेथड्स है जिसमें ना नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। ये डिटेल में मैं आपको अगले लेक्चर में और ठीक से पढ़ाऊंगी। अभी हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स विल बी कॉल्ड। ठीक है, सारे फैक्टर पेमेंट की सम टोटल को मेजर करना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? ओके, देखिए ये क्या है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब लैंड क्यों रेंट मिल रहा है, ये हो गई फैक्टर पेमेंट। चारों फैक्टर्स आपको पता है और इससे क्या मिलता है ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो मैंने किसी को ना लैंड रेंट पर दी है, तो वो मुझे उसके पैसे देता है पर मंथ, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? ये मेरे लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। ठीक है, ये मेरी क्या है? इनकम है। मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मैं उसका एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे प्रॉफिट मिलता है।
हर मंथ या 15 डेज में, तो ये भी मेरी क्या है, ये मेरी इनकम है, ठीक है। तो ऐसे मेजर करना फैक्टर पेमेंट की सारे सम टोटल को, तो इसे क्या कहते हैं, ये कौन सी मेथड है नेशनल इनकम निकालने की, ये है इनकम मेथड, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनकम मेथड, ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनकम मेथड। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या है ये आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इसका अलग नाम क्या है ये आपने कभी तो कभी सुना ही होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए और दूसरा नाम क्या है। इनकम मेथड तो हमने अभी देखा कि ये नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड भी नहीं है, इसका सही आंसर है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को ही क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और प्रोडक्ट मेथड क्या है आगे आपको क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सी, by measuring the aggregate value of final goods and services produced by all firms it will be called, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू मतलब पूरी कंप्लीट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जिस पर अभी कोई प्रोसेस नहीं होने वाली, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उसे कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनको ऑल फर्म्स में उन सबको काउंट करना, उन सबकी मेजरिंग करना, इस मेथड को क्या कहते हैं। तो देखो प्रोडक्ट काउंट हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड किए हुए प्रोडक्ट काउंट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट मेथड। लेकिन इसे सिर्फ प्रोडक्ट मेथड कहते हैं क्या, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी पहचानी जाती है और प्रोडक्ट मेथड नाम से भी पहचानी जाती है, ठीक है। आप कुछ वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, इसके पहले जब मैंने आपको इनकम मेथड सिखाया तो उसमें फैक्टर पेमेंट था, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट जहां पर भी आएगा वो इनकम मेथड हो जाएगी, क्योंकि वो फैक्टर्स की क्या है, इनकम है, वो उनकी अर्निंग है। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फर्म्स, ठीक है। तो हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड क्या हो गया, ये हमें हाईलाइट हो गया कि इसका आंसर क्या है, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसे मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ बाद में, अभी आप इतना समझ लीजिए। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। By measuring the aggregate value of spending that the firms receive for final goods and services which they produce, this method will be called dash method, ठीक है। By measuring aggregate value of spending that firms receive, spending अभी मैंने आपको बताया ना, हाउस होल्ड क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो कितने फर्म्स, सारे फर्म्स मिलकर कितनी स्पेंडिंग रिसीव कर रहे हैं ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस मेथड विल बी कॉल्ड स्पेंडिंग, मतलब खर्च करना, खर्च करना मतलब एक्सपेंडिचर। फिर से आपको मैंने एक हाईलाइट वर्ड दिया, इस वर्ड पर ध्यान रखना, ठीक है। ये वर्ड जहां पर भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड है। इनकम फैक्टर पेमेंट जहां पर भी आएगा वो इनकम मेथड है, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फर्म्स जहां पर भी आएगा वो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, राइट, इट्स टू इजी, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, इसकी डेप्थ स्टडी हमें करनी है, जो हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें इसके क्वेश्चंस भी कवर होंगे आगे के कुछ, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्वेश्चन ना मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ड्यूरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 टू मार्च 31 तक होता है, ठीक है। मतलब अभी क्या चल रहा है, 2023, अप्रैल 1 2023 टू मार्च 31 2024, ये इसका पूरा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। ये सारा एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट होता है, ठीक है। ओके, समझ गए, ओके। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मैंने आपको ये बताया था, और ये एग्जांपल इसीलिए एक बार लास्ट में लिया है कि आपको ना ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो आपके एनसीईआरटीज में ऑलरेडी दिए गए हैं। ऐसे एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन, इट्स टू इजी, राइट। तो शुगर केन क्या इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है, ओके। तो अभी हमने ये पार्ट 1 है नेशनल इनकम का, अभी हम पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे जिसमें आगे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और उस पर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको एक बात समझनी है कि इस चैप्टर में सब कुछ कवर हो रहा है, A to Z है ये वीडियोस, ठीक है।
ये वीडियोस कैसे है, A to Z वीडियोस है, जिसमें आपके पैराग्राफ पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नहीं 2 से 3 मिल रहे तो आप देखेंगे कि एक भी कंसेप्ट छूट ही नहीं रही है, सारे कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि CUET आपको क्या पूछ ले ये आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है, वो हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन कभी कभी प्रीवियस पैटर्न भी चेंज होता है, राइट। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है, इसलिए हमें कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो कुछ भी पूछ ले, आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। तो ये वो तैयारी है आपकी, ताकि मैं इसमें सब कुछ पूछूं और आपका कुछ भी मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी पूरी पढ़ाई करा रहा है, तो इसकी हेल्प आपके फ्रेंड्स को भी होनी चाहिए, राइट। Okay, so thank you so much everyone. Once again, let's meet in next video. Okay, bye. Have a nice day. Have a nice preparation. All the best for your preparation.